नमस्कार। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह फिजिक्स दोस्त चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तीनों के अंदर कोई विशेष अंतर नहीं है, ठीक है ना। तीनों के बीच में कुछ रिलेशनशिप, इससे रिलेटेड मैंने पिछला वीडियो बनाया था, ठीक है। ये कैसे तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है और साथ ही साथ में इनमें क्या इनमें डिफरेंस है, उसके ऊपर वीडियो जरूर देखिए। उससे आपके कुछ बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अब हम आते हैं, हमने फिर उसके बाद हमने वर्क के बारे में डिटेल स्टडी की थी। वर्क क्या है, वर्क का फॉर्मूला क्या है, और वर्क कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है और कब जीरो होता है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि आया था वो ये था कि यदि कहीं पर जीरो वर्क डन हो रहा है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि वहां एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है, और यदि कहीं नेगेटिव वर्क हो रहा है तो भी जरूरी नहीं है कि वहां एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही है। एनर्जी कंज्यूम तो क्या है, तीनों कंडीशन में होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, या सबसे मेन डिफरेंस जो वर्क और एनर्जी में है ना, वो ये है कि वर्क इज वेक्टर क्वांटिटी, वर्क इज वेक्टर क्वांटिटी एंड एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। इसलिए जब नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पे क्या डायरेक्शन का खेल है। डायरेक्शन की वजह से उस वर्क को हम क्या कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे। लेकिन वहां पे एनर्जी तो कंज्यूम होगी ही होगी, क्योंकि एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन। एनर्जी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। यदि कुछ समय के लिए हम क्या करें, वर्क को, यदि हम वर्क को स्केलर क्वांटिटी मान लेते, यदि वर्क को स्केलर क्वांटिटी मान लेते तो वर्क और एनर्जी में कोई डिफरेंस रहता ही नहीं। वर्क और एनर्जी में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। और अगर हम इंडिविजुअल वर्क को कैलकुलेट करेंगे विदाउट सेंस ऑफ डायरेक्शन, तो दोनों सेम ही रहेंगे। बस यही है। यानी कि जब भी हम वर्क को एज ए स्केलर, अगर हम क्वांटिटी या ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क, यानी अब ऐसा चेंज तो कर नहीं सकते, है ना। वर्क को हम स्केलर तो बना नहीं सकते ना, क्योंकि जो वेक्टर है वो तो वेक्टर ही रहेगा। लेकिन मैं आपको ये फिर कहना चाहूंगा, यदि हम ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क कैलकुलेट करते तो वो हमेशा क्या होगा, एनर्जी के ही इक्वल होगा। ध्यान, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अभी मैं बताता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, या चलो इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं आपको एक बार एनर्जी के बारे में बता दूं, और फिर हम कभी जब एनर्जी का कंसेप्ट पूरा हो जाएगा तब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा, क्योंकि अभी दूंगा तो इतना मजा नहीं आएगा, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा एनर्जी के बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं, उसके बाद होगा, ठीक। फिर कह रहा हूं मैं आपको, यदि वर्क के ओनली मैग्नीट्यूड की बात की जाती है तो वो क्या हो जाता है, एनर्जी के समान जाता है। अब देखिए, अब एनर्जी स्टार्ट करते हैं एनर्जी से। फर्स्ट है एनर्जी। तो एनर्जी की क्या है, कुछ भी नहीं, ये दरअसल में क्या, कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क है। कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क, बहुत सिंपलेस्ट डेफिनेशन है, टू डू वर्क, ठीक है। कैपेसिटी और एनर्जी टू डू वर्क, ठीक। यानी कि किसी भी वर्क को करने की कैपेसिटी को एनर्जी बोलते हैं, और एबिलिटी है उसके अंदर, तो इसका मतलब उसके पास एनर्जी है। और कोई भी वर्क डन करने में, कोई भी वर्क चाहे नेगेटिव हो चाहे कुछ भी हो, कोई भी नेगेटिव करने में हमें क्या होगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और वो जो फोर्स क्रिएट करने के लिए, वर्क डन करने के लिए नहीं, देखिए आप, वो फोर्स क्रिएट करने के लिए, क्योंकि वर्क डन तो जीरो हो सकता है ना, लेकिन वो फोर्स जनरेट करने के लिए हमें क्या होगा, एनर्जी कंजम्पशन करना पड़ेगा। चाहे किसी भी डायरेक्शन में करो फोर्स जनरेट, चाहे इस डायरेक्शन में करो चाहे इस डायरेक्शन में करो, या किसी भी डायरेक्शन में फोर्स जनरेट करो, आपको एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, ठीक है। ठीक है, इस डेफिनेशन को आप याद रखिए।
तो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क. नाउ यूनिट, ये पहले तो ये क्या है, इट इज फर्स्ट इट इज स्केलर क्वांटिटी. सेकंड ये क्या है, यूनिट जो है इसकी वो क्या होती है, यूनिट है इसकी जूल. अब आप देखिए खास बात, इसकी यूनिट भी जूल है और वर्क की यूनिट भी जूल है, जबकि दोनों क्या हैं, दोनों अलग अलग है. दोनों क्या है, अलग अलग है. वो वेक्टर क्वांटिटी है और ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी इनकी यूनिट जूल है. उसकी वजह यह है कि यूनिट कभी भी हमें डायरेक्शन नहीं बताती है. इसके अंदर क्या होता है, सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होता है. आप कभी भी किसी भी क्वांटिटी की कोई यूनिट के द्वारा आप क्या कर सकते हो, उसकी डायरेक्शन को बता नहीं सकते. तो यानी कि यूनिट हमेशा क्या करता है, मैग्नीट्यूड को मेजर करता है. यूनिट जो क्या करता है, मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, डायरेक्शन को मेजर नहीं करता है. डायरेक्शन को तो क्या करते हैं हम, फिर हमने क्या किया, सिंबलाइजेशन किया, प्लस और माइनस सिंबल से हम क्या करते हैं, डायरेक्शन को मेजर कर लेते हैं. लेकिन कभी भी क्या होगा, कभी भी यूनिट के द्वारा हम डायरेक्शन नहीं बता सकते. तो ठीक वैसे ही हम क्या करते हैं, वर्क के अंदर क्या करते हैं, पॉजिटिव वर्क. जब क्या करते हैं, प्लस जैसे 5J जूल वर्क हुआ, ठीक है, इसका मतलब पॉजिटिव वर्क डन हुआ. -5J हुआ यानी कि नेगेटिव वर्क डन हुआ. ठीक है ना. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, प्लस और माइनस से करते हैं. यूनिट के द्वारा कभी भी उसकी डायरेक्शन नहीं बताई जाती है. ठीक है ना. ये कुछ देखिए कंसेप्ट की बातें बता रहा हूं, बाकी मेरे को आपको थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं देना है. ठीक है, यही कंसेप्ट था. दोनों की यूनिट दोनों अलग अलग है, फिर भी यूनिट सेम कैसे है, वो सेम ऐसे है क्योंकि यूनिट का काम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है. और मैंने आपको बताया था इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड दोनों सेम ही है, दोनों सेम हो जाते हैं, बहुत हद तक सेम हो जाते हैं. ठीक है. अब है यूनिट, डिफरेंट यूनिट्स. क्या है, कुछ एक यूनिट्स, डिफरेंट यूनिट्स और हैं. डिफरेंट यूनिट्स और भी हैं क्योंकि वर्क डन तो क्या होता है, अलग अलग हर कई सिचुएशंस के अंदर वर्क डन हो सकता है ना. तो वर्क डन होता है इसलिए क्या है कि कई तरह के यूनिट्स हैं. तो ऐसा यूनिट तो केवल एक ही है, लेकिन अदर यूनिट्स भी हैं. वो देखिए कौन कौन सी है. जैसे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड. जब हम 12th में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, तब देखेंगे कि एनर्जी की यूनिट क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी है. दूसरा है, इसकी यूनिट हम ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया. एक हो गया आपका किलोवाट आवर. ठीक है, किलोवाट आवर ये भी उसकी हो सकती है ना. और एक अर्ग है, ये भी है. ये क्या है, सीजीएस सिस्टम के अंदर है उसकी यूनिट. ठीक है. और एक क्या है, हीट एनर्जी. एक्चुअली में क्या है, ये भी हम क्या करेंगे, जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तभी इसके कुछ डिटेल में पढ़ेंगे. अभी मैं आपको इतना सा बता देता हूँ कि कुछ समय पहले क्या है, हीट एनर्जी और हीट एनर्जी को अलग एनर्जी माना जाता था. ठीक है ना. हीट एनर्जी को हीट एनर्जी नहीं, केवल हीट माना जाता था. तो उसकी हीट की यूनिट क्या होती थी, कैलोरी होती थी. ठीक है. लेकिन क्या हुआ, अब क्या हो गया कि हीट भी एक एनर्जी डिक्लेयर हो गई. अब एनर्जी की यूनिट तो क्या होती है, जूल ही होती है. तो इसके लिए भी क्या होता है, इन सभी के लिए कुछ कन्वर्जन फैक्टर हैं. उनको भी हम क्या करेंगे, जैसे जैसे समय आएगा उसी समय स्टडी करेंगे. ये वाला हम कर चुके हैं. अर्ग का तो हम कर ही चुके हैं ना. कहाँ किया था हमने, जो हमने चैप्टर पढ़ा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, उसमें हमने क्या किया था, जब डायमेंशंस चेंज किए थे, एमकेएस से सीजीएस में लाए थे, तब हमने इसको चेंज किया था. ठीक है. अब टाइप्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, टाइप्स ऑफ एनर्जी. टाइप्स ऑफ एनर्जी देखो बहुत इनफाइनाइट टाइप्स है. टाइप्स ऑफ एनर्जी बहुत टाइप के हैं, कई तरह के. हीट एनर्जी हो गई, ठीक है ना, मैकेनिक एनर्जी, यानी कि हम क्या करते हैं, कोई भी एक प्रॉपर्टी को लेके उस प्रॉपर्टी के बिहाफ पे, यानी कि
वो कैसा वर्क कर रही है या किस उस पर डिपेंड कर रही है, न्यूक्लियर एनर्जी, इस तरह से क्या कर सकते हैं, एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स है। तो किस डेफिनेशन से हम, किस डेफिनेशन के सेंस में या किस बेसिक फिजिकल क्वांटिटी के की फॉर्म में हम एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं, उसके आधार पे क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स बनते हैं। तो जो दो या एक ही मान लीजिए, वो है सबसे पहले तो है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होती है, इट इज बाय वर्च्यू किसके कारण, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन एंड पोजीशन। ठीक है, मोशन और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है ना, उसे मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। या उसके पास में मोशन है या उसकी कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन है, कोई मोशन की स्टेट में है या कोई पर्टिकुलर पोजीशन में है, या ओरिएंटेशन, पोजीशन को हम क्या कह सकते हैं, ओरिएंटेशन भी कह सकते हैं, ओरिएंटेशन। ठीक है, पर्टिकुलर ओरिएंटेशन के अंदर है, तो उसकी वजह से जो एनर्जी होगी ना कंबाइंड, उसको हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। इसको देखिए आप धीरे धीरे करेंगे, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स है जो स्टूडेंट्स के गलत होते हैं, उन्हें मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरा प्रयास करूंगा कि इनसे रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन्स हैं वो आपके डिस्ट्रॉय हो जाए। बहुत ज़्यादा ये अगर बहुत ही सिंपल, लेकिन अगर आपने उस सिंपल कंसेप्ट को भी नहीं समझा तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, जो मैं तो हमेशा कंफ्यूज रहा हूँ, मैं हमेशा कंफ्यूज रहा हूँ। लेकिन जिस दिन मैंने मेहनत करके कोशिश करके नहीं आज इस कंफ्यूजन को दूर करा, उन कंफ्यूजन को दूर किया, उसके बाद में मुझे लगा रहा है ये तो इतनी सिंपल बात, लेकिन उस सिंपल से बात की वजह से बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था। ठीक है ना, तो देखिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस मैकेनिकल एनर्जी के से रिलेटेड कंसेप्ट मिल जाए। अब है मैकेनिकल एनर्जी के टाइप, इसी के क्या दो टाइप है, इसके दो टाइप क्या है, मैकेनिकल एनर्जी। अब हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन एंड पोजीशन की वजह से होती है। तो ये क्या हो गया, इसको हमने क्या कर दिया, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन एंड पोजीशन के हिसाब से क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। तो बहुत ही सिंपल है, द टाइप ऑफ एनर्जी या एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ मोशन या वेलोसिटी, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन या वेलोसिटी इज नॉन एज काइनेटिक एनर्जी, उसे काइनेटिक एनर्जी कहेंगे। और बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन या ओरिएंटेशन को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ठीक, इसको क्या करते हैं, के के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको क्या करते हैं, यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू। ठीक है, यू के द्वारा इसका सिंबल होता है, ये क्या कर रहा हूं मैं, ये यू। ठीक, यू इसका सिंबल होता है, यू के द्वारा इसको सिंबलाइज किया जाता है। तो टाइप ऑफ एनर्जी क्या हो गई, टाइप ऑफ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन और मोशन। मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी के हमने दो फिर बाइफिकेशन किए, तो वो हो गया, क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इंडिविजुअल लेता हूँ, उसके बाद सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी को ले लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को लेंगे, और फिर मैकेनिकल एनर्जी को समझेंगे, और फिर हम क्या करेंगे, इसके द्वारा इन्हीं के अंदर। ठीक है, तो यानी कि क्या होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है, उसकी मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। ठीक है, यदि उसके पास में मोशन वेलोसिटी है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और अब वो किस पोजीशन पर है, किस पोजीशन पर है, तो वो उस पोजीशन के हिसाब से उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। ठीक है, लेकिन अब आप कहोगे कि पोटेंशियल एनर्जी केवल पोजीशन की वजह से होती है कि नहीं, थोड़ा सा इसके अंदर मैं आपको ऐड करना चाहूँगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, इट इज़ बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन होती है, इट इज़ बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन।
ये आप क्या 10th में भी पढ़ते आए और सब जगह पढ़ते आए हो, है ना, ये स्टडी करते रहे हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा मैं आपको ऐड और करना चाहूंगा। ठीक है, तो इट इज बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन इन फील्ड ऑफ फोर्स, ये बहुत जरूरी है, समझ गए, इन फील्ड ऑफ फोर्स। यदि किसी जगह पे फील्ड ऑफ फोर्स नहीं है तो क्या होगा, वहां पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं। यदि वहां पर कोई फील्ड ऑफ फोर्स नहीं है तो वहां पोटेंशियल एनर्जी होगी ही नहीं। लेकिन अब आप कहोगे कि इसका मतलब कहीं पे तो होगी कहीं पे नहीं होगी, अब तक इसका वो क्यों नहीं किया जा रहा था, तो मैं आपको बता देता हूं। ऐसा है, इस यूनिवर्स के अंदर ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे क्या हो, फील्ड ऑफ फोर्स ना हो। इस यूनिवर्स में हर जगह फील्ड ऑफ फोर्स है। ठीक है, चाहे कितनी सी भी हो, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में भी फोर्स प्रेजेंट हो, लेकिन फोर्स प्रेजेंट है। बस ओनली जो डिफरेंस है वो ये है कि कई जगह पर फील्ड ऑफ फोर्स क्या है, इतना कम है, कई जगह पर फील्ड ऑफ फोर्स इतना कम है कि उसको हम जीरो मान सकते हैं, उसको जीरो मान सकते हैं। और कई बार हम क्या करते हैं, कैलकुलेशंस में उसको अवॉइड करते हैं, और उसकी वजह से जो कैलकुलेशन में डिफरेंस आता है वो नहीं आता है। जैसे मैं बताता हूं आपको, मान लीजिए कि ये एक, मान लीजिए कोई फील्ड ऑफ फोर्स है ये, ठीक है, ये फील्ड ऑफ फोर्स है, तो ये क्या होती है भैया, इस पोजीशन से, यानी कि अपना जो भी इसका ओरिजिन है, फील्ड ऑफ फोर्स का ओरिजिन तो होगा ही ना, हर एक फील्ड ऑफ फोर्स का ओरिजिन होता ही है। वो फील्ड ऑफ फोर्स क्या होती है, डिस्टेंस के साथ घटती है, घटती घटती जाती है, और जीरो इनफाइनाइट पे जाके होती है, जीरो इनफाइनाइट पर होती है, इनफाइनाइट हमें पता नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या है, फील्ड ऑफ फोर्स जो है, जो कि क्या होती है, ओरिजिन के साथ साथ घटती है, लेकिन जीरो इनफाइनाइट पे जाके होती है। यानी कि क्या होगा, लेकिन फिर भी एक कंसिडरेबल डिस्टेंस के बाद में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इतनी कम होती जाती है कि उसकी वजह से क्या होता है, यानी कि जैसे मान लो ये यहां कोई एक वैल्यू आ गई फील्ड ऑफ फोर्स, ठीक है, फील्ड आ गई यहां पे, ये फील्ड यहां और यहां, इन दोनों के बीच में भी, या इनफाइनाइट, यहां और इनफाइनाइट के बीच में जो फील्ड ऑफ फोर्स है ना, वो फील्ड क्या इतनी वीक है कि हमने यहां तक जो कैलकुलेशन की उसमें और इनफाइनाइट तक जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें ज्यादा चेंज नहीं होता है, लेकिन होती तो है। ठीक है, तो यानी कि बस इतना सा मैं आपको समझाना चाह रहा था कि, और थोड़ा यही सेंटेंस में भी, अब जब हम क्या करेंगे, आगे करेंगे ना, तब समझ में आएगा, ये फील्ड ऑफ फोर्स वाला कंसेप्ट आगे समझ में आएगा। लेकिन बस मैं आपको ये जरूर बताना चाहता हूं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी ओनली पोजीशन की वजह से नहीं होती है, ये पोजीशन की वजह से तो होती है, लेकिन पोजीशन की वजह से क्यों होती है, बिकॉज ऑफ फील्ड ऑफ फोर्स। कोई भी जो फोर्स वहां पर, कोई भी फोर्स की वहां फील्ड है, उस फील्ड की वजह से होती है। ठीक है, अब जैसे ही मैं आपको थोड़ा सा भी आगे हम डिटेल करेंगे इसके टाइप्स, हम पोटेंशियल एनर्जी को इंडिविजुअल पढ़ेंगे, तब इस डेफिनेशन को मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल लेते हैं इस समय। ठीक, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, दोनों का ऐड होती है। अब है आपका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, इट इज एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ मोशन और वेलोसिटी। ठीक है, ये वेलोसिटी या मोशन जो भी स्टेट उसकी वजह से होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास में वेलोसिटी है, इसका मतलब वहां पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी है तो देखिए क्या हो गया, इसकी यूनिट क्या होगी, वो भी जूल हो गई इसकी। ठीक है, सिंबल के ई हो ही गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। और फॉर्मूला क्या होता है, के ई इज इक्वल होता है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कहां से, फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है, आया यहां से, जो इस फॉर्मूले को हम लाए हैं वो आया कहां से है, उसका फॉर्मूला है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम।
ठीक है, इससे ये फॉर्मूला आया है। यानी कि अब हमें क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम को स्टडी करना है। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वो थ्योरम क्या करती है, एक्चुअल में वर्क और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप को बताती है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय एनी ऑब्जेक्ट, वर्क डन ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यदि वर्क डन किया गया है तो क्या होगा, दैट वर्क इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में जितना चेंज हुआ है उसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब हमें क्या, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसे आया ये करना है, और उसी के साथ में हमें क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम करनी है। इसको मैं रब कर देता हूं। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं आज आपको। वो कंसेप्ट ये है कि जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में क्या होता है, वर्क, इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कोई वर्क है, तो देखिए आप वर्क, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ेगा, आप देखिएगा लैंग्वेज का बहुत फर्क पड़ेगा। अब ये वर्क क्या है, दो तरह से हो सकता है, वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या होगा, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है दोनों, वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट एंड वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, अगर ये कंसेप्ट आपने नहीं समझा तो आपको वर्क से रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, यहां तक कि एनर्जी से रिलेटेड कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, और वर्क एनर्जी थ्योरम भी समझ में नहीं आएगी। ये है वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट और वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब क्या होता है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पास में क्या होता है, उसकी एक इंटरनल एनर्जी होती है। इंटरनल एनर्जी, जो उसके पास क्या है, कुछ भी एक इंटरनल एनर्जी हो सकती है, ठीक, इंटरनल एनर्जी होती है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी होती, ENERGY, ठीक है। स्पेलिंग्स में देखिए कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे आप नेग्लेक्ट कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा आई एम डॉक्टर, तो डॉक्टर की हैबिट थोड़ा सा स्पेलिंग्स के ऊपर थोड़ा सा कई बार क्या फ्लो के अंदर हम लिख देते हैं, पर कंसेप्ट समझ लिया, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी ऑब्जेक्ट की होती है। तो अब क्या है कि वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट, तो अब क्या होगा, वर्क डन यानी कोई भी वर्क करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, तो वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करेगा, दिस ऑब्जेक्ट विल यूज इट्स इंटरनल एनर्जी। ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी को, अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करेगा, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करेगा और वर्क डन होगा यहां पे, ठीक है। अगर जब भी हमने सेंटेंस लिखा है वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट, इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट खुद ही वर्क डन कर रहा है, लेकिन ये वर्क डन कहां से करेगा, ये एनर्जी कहां से लाएगा, जो इसके पास खुद के पास स्टोर्ड एनर्जी है उसी को यूज करेगा, जो इसके पास स्टोर्ड एनर्जी है उसको यूज करेगा और उस एनर्जी की सहायता से वो वर्क डन करेगा, ठीक है। लेकिन यदि मैंने बोला सेंटेंस वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट अगर हम कहेंगे तब इसका मतलब होगा ये अपनी एनर्जी को काम में नहीं ले रहा है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पर ये वर्क डन क्या हो रहा है, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल इसको एनर्जी मिल रही है। तो देखिए आप, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट होगा तब ये अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करेगा वर्क डन करने के लिए, और वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट जब बात होगी तब क्या होगा, ये अपनी, ये कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इसको मिल रही होगी, ठीक है ना। अभी मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल बता देता हूं, ठीक है।
इस चीज को मैं बता देता हूं। अब हमने क्या किया था, ग्रेविटेशनल मोशन इन ग्रेविटेशनल फील्ड स्टडी पढ़ा हुआ है हमने, पढ़ा ही है ना, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस किए थे, पैराबोलिक वगैरह के किए थे ना। तो देखिए अब क्या होता है, क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट यहां है, एक हाइट पे पड़ा है, ठीक है, हाइट पर ऑब्जेक्ट है कोई, तो इस ऑब्जेक्ट के पास में क्या है, कोई किसकी इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। इसको नीचे क्या कोई सपोर्ट था, हमने वो सपोर्ट हटा दिया, देखिए ओनली सपोर्ट को हटाया है, सपोर्ट को हटाया है, तो ये क्या करेगा, नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, फॉल डाउन होगा, फ्री फॉल। तो अब ये जब फ्री फॉल होगा तो क्या होगा, यहां पे ये क्या करेगा, फ्री फॉल करने के लिए नीचे यानी कि डिस्प्लेसमेंट लेगा, चाहे डिस्प्लेसमेंट किसी भी डायरेक्शन में ले रहा हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है ना, चेंज इन पोजीशन हो ही रहा है, तो चेंज इन पोजीशन हो रहा है तो ये क्या होगा, वर्क डन होगा, यहां वर्क डन हुआ है, तो देखिए यहां पे क्या कर रहा है सिस्टम, वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट हो रहा है, वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो क्या होगा, यहां पे वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो इसके पास में जो भी इसकी इंटरनल एनर्जी है, उस इंटरनल एनर्जी को यूज करते हुए ये वर्क डन करेगा, और इसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगा, यहां पे तो मान लो I1 इंटरनल एनर्जी मान लीजिए 5 होगी, ऐसे मतलब फॉर एग्जांपल, तो यहां आने के बाद क्या हो जाएगा, इसकी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ये 5 4 3 2 1 0 कुछ भी हो जाएगी। लेकिन देखिए इस सब सिचुएशन में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट ने काम किया है, लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट ने काम किया है, तो अब जो एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, वो क्या करेगा, ये अपनी इंटरनल एनर्जी में से यूज करेगा और इसकी यहां पे वर्क डन होगा, ठीक है। अब इसी बात को मैं बोलता हूं कि कोई क्या है, पत्थर यहां था, कोई स्टोन जमीन पे है, या बॉल है मान लीजिए, है ना, इसको अब क्या करते हैं, पत्थर को छोड़ के बॉल ले लेते हैं, ये बॉल है। अब इस बॉल को हमने क्या किया, थ्रो किया का ऊपर, ठीक है। तो जब हम थ्रो करेंगे तो क्या होगा, इसके ये अपनी एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करेगा, अपनी एनर्जी को इस्तेमाल यहां नहीं करेगा, यहां पे क्या होगा, इंटरनल एनर्जी यूज्ड नहीं होगी, ठीक है ना, ये इंटरनल एनर्जी यूज नहीं होगी, तो क्या है, अब क्या होगा, यहां थ्रो करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा यहां पे, तो देखिए यहां पे क्या होगा, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स क्या करेगा, यहां पे वर्क डन करेगा। जैसे अगर बॉल को थ्रो करते हो क्या होगा, मैं थ्रोवर, जो भी थ्रो कर रहा है वो थ्रोवर क्या है, सोर्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्स है, और उसकी वजह से क्या होगा, इसकी एनर्जी या इसके अंदर इस पे वर्क डन हो रहा होगा। तो देखिए यहां पे वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट हो रहा है, जब हमने थ्रो किया तो कोई एक्सटर्नल एजेंट ने इसके ऊपर वर्क किया है। तो याद रखिएगा, वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट और वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट में बहुत डिफरेंस है, रात दिन का चेंज आ जाता है, वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट और वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट सेंटेंस के ऊपर। इस एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको बता दिया, जब कोई एक यहां से यहां हुआ था तब, ठीक है। चलो ये तो हो गया, चलो ग्रेविटेशनल मूवमेंट से। अब मैं आपको क्या करता हूं, इन जनरल भी बताता हूं, इन जनरल कैसे है वर्क डन ऑन ये इसका, जैसे मान लीजिए बॉम्ब एक्सप्लोजन, ठीक है, बॉम्ब एक्सप्लोजन है, ठीक है, उसके वो क्या है, ये बॉम्ब है, ये क्या एक्सप्लोड हुआ, तो एक्सप्लोड होगा तो क्या होगा, इसके फ्रेगमेंट्स बनेंगे, 2 फ्रेगमेंट्स बन गए, मान लीजिए एक इस डायरेक्शन में गया और एक इस डायरेक्शन में गया, ठीक, या किसी भी डायरेक्शन में गए, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो अब क्या है कि डायरेक्शन में गए तो क्या है, इसने इधर गया तो इसने कुछ वर्क किया, डिस्प्लेसमेंट तो वही है ना, ठीक। तो ये क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया है, तो पॉजिटिव वर्क डन हो गया। इधर गया तो ये क्या हो गया, नेगेटिव वर्क डन हो गया। अब मैंने आपको ये कहा था, देखो चाहे वर्क डन पॉजिटिव हो या वर्क डन नेगेटिव हो, एनर्जी तो कंज्यूम होती ही होती है, एनर्जी तो कंज्यूम होती ही होती है। तो क्या होगा, देखिए इसकी वजह से क्या है, वर्क डन हुआ, इधर जाने में भी एनर्जी कंज्यूम हुई तो वर्क डन हुआ, और इधर जाने में भी एनर्जी कंज्यूम हुई तो वर्क डन हुआ, तो क्या हुआ, वर्क डन हुआ है,
ठीक है। तो अब वहां पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा, वहां सोर्स ऑफ एनर्जी होगा इस बॉम्ब की इंटरनल एनर्जी, कोई एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स उसके पास नहीं है। जो इसके पास में एक्सप्लोजिव था, उस एक्सप्लोजिव में क्या हुआ, बर्न हुआ, जला, वो जलने से क्या हुआ, जलने से उसके अंदर क्या हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और दैट एनर्जी विल, उस एनर्जी की वजह से क्या होगा, वर्क डन होगा। इधर से पॉजिटिव वर्क डन होगा, इधर से नेगेटिव वर्क डन होगा। वो अलग बात है, वो अलग बात है कि भाई इसके अंदर क्या होगा, बहुत सारे प्रिंसिपल्स फॉलो होंगे। यहां पे क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल फॉलो होगा, वो अलग बात है। लेकिन यहां इंटरनल एनर्जी की वजह से वर्क डन हुआ है, कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। उस बॉम्ब के पास में ही जो एक्सप्लोजिव था, उस एक्सप्लोजिव के अंदर एनर्जी थी, उस एनर्जी की वजह से ही इसने वो किया है। ठीक है, तो सेकंड एग्जांपल ये हो गया। तो अब कभी भी आपको वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट और वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज नहीं होना है। वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट हमेशा कोई एक्सटर्नल सोर्स करेगा, और वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक्सटर्नल सोर्स होगा, और वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, इंटरनल एनर्जी से ही वर्क डन होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, डैम के ऊपर जो पानी भरा हुआ होता है वो एक हाइट पे भरा होता है, तो उस हाइट, वो जो उस नीचे फॉल पड़ता है, तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी, जो स्टोर्ड वाटर है उसकी इंटरनल एनर्जी की वजह से वर्क डन होता है। वो दैट इज स्टोर्ड एनर्जी विल चेंज इनटू, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन, एंड मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टरबाइन विल चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो वो होगा, वो तो फिर कंजर्वेशन का आगे सिस्टम लगे। सिर्फ अभी मैं आपको वर्क डन बाय और ऑन का कंसेप्ट समझाना था। अब है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए आप, अब क्या है, कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की क्या है, u, वेलोसिटी u है। तो u भी हो सकती है, और इसकी क्या होता है, रेस्ट पे भी हो सकता है। ये अगर रेस्ट पे हो तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, रेस्ट पे है तो भी क्या हो जाएगी, 0 भी हो सकती है इस वेलोसिटी, है इसके पास कोई इनिशियल वेलोसिटी भी हो सकती है। अब क्या है, इसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ, अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, देखिए वेलोसिटी में चेंज हुआ है। तो वेलोसिटी में चेंज होने के लिए क्या होता है, इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है, पता है आपको। तो इस पर हमने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, है ना। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स क्या करेगा, एक नई वेक्टर क्वांटिटी ही क्रिएट करेगा। तो वो क्या करेगा, यू के अंदर चेंज लाएगा, तो ये इधर मूव करना शुरू हो जाएगा। तो इसकी क्या है, ये सिचुएशन हो जाएगी, ये सब्जेक्ट की इसके पास में v वेलोसिटी गेन हो जाएगी। ठीक है, इस फोर्स की वजह से v वेलोसिटी गेन हो जाएगी। ठीक है, और v वेलोसिटी गेन हो जाएगी तो क्या होगा, एक u वेलोसिटी से v वेलोसिटी के अंदर इसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। तो ये फोर्स क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिवली किसके इक्वल होगा, फोर्स इज इक्वल टू ma, इसका m मास है। तो यानी कि अब क्या होगा, इसके अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ना, तो वो एक्सेलरेशन क्या होगा, इस मास के ऊपर डिपेंड करेगा। तो इस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल में फोर्स अपॉन m होगी। देखिए ये होगा, ठीक है ना। तो ये फोर्स हमने इसके ऊपर अप्लाई किया, तो इसके ऊपर u वेलोसिटी थी, इसकी वजह से v वेलोसिटी वगैरह हो गई। ठीक है, अब देखिए आप, अब हमारे पास क्या होगा, न्यूटन्स क्या क्या जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो काम में आएगी। अब देखिए u v a 3-4 चीजें आ गई ना, तो हम क्या करते हैं, u v और a से रिलेटेड और एक डिस्प्लेसमेंट, इससे रिलेटेड कोई थ्योरम थी क्या इक्वेशन, तो इक्वेशन वो क्या थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये एक इक्वेशन थी। ठीक है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये क्या है आपकी k क्या है, 2 तो 2 है ही एक, और a है आपका एक्सेलरेशन जो जनरेट हो रहा है, s है डिस्प्लेसमेंट, उसमें जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है। ठीक, इनके पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह का कंसेप्ट देखिए किस आधार पर चलेगा, जो साइन कन्वेंशन सिस्टम है उसके आधार पे। ठीक है, ये है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट s क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। कोई दिक्कत है इसमें, यही है डिस्प्लेसमेंट, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इंटू 2a। ठीक, तो अब देखिए हम क्या है, अब तक हमने जो स्टडी किया है, अब तक हमने जो स्टडी किया है वो ये है कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, या चलो डिस्प्लेसमेंट ये लिख दिया मैंने, डिस्प्लेसमेंट।
यही स्टडी किया है हमने, कुछ नई चीज तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो गया, फोर्स इंटू एस, ठीक। डिस्प्लेसमेंट एस है क्योंकि अभी हमने एस से सिंबलाइज किया ना इसको। तो अब क्या है, फोर्स जो था वो था कितना था, मैंने बताया था आपको, फोर्स होगा एम ए, इसका मास और इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है वो, तो फोर्स हो गया एम ए इंटू एस। एस की वैल्यू हमने क्या किया, उससे निकाली, तो वो कितनी निकली है, एस निकला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है। कोई उसमें कोई नई कोई कंसेप्ट नहीं है ना कुछ भी। इससे क्या हो गया, ये कट गया, ठीक है। तो ध्यान से देखिए ये क्या बन गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये बना। इसको देखिए मैं थोड़ा सा यहां लिख लेता हूं कि वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप, ये क्या है फाइनल, ये क्या है फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और ये क्या है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो ये दोनों क्या हो गया, चेंज इन के ई है ये। तो देखिए इस पूरी रिलेशनशिप से हमें क्या मिला है, वर्क एनर्जी थ्योरम मिली है। वो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, जो देखिए कहां से स्टार्ट हुई है, वर्क के फॉर्मूले से स्टार्ट हुई है, और उसी के साथ वर्क के फॉर्मूले से स्टार्ट होने के बाद उसने क्या किया है, सेकेंड इक्वेशन वर्क का फॉर्मूला एंड सेकेंड इक्वेशन, यानी सॉरी ये कौन सी है, तो थर्ड है ये, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए हमने क्या किया, वर्क का और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशनशिप बनाया। तो वो क्या बना कि वर्क इज इक्वल्स टू काइनेटिक चेंज इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें क्या हुआ, हमें मिला, क्या मिला, वर्क एनर्जी थ्योरम मिली। वो क्या होगी, उसका स्टेटमेंट हम करना चाहेंगे, तो ये होगा कि नोट डाउन कर लीजिए, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट बोलो या बाय ऑब्जेक्ट बोलो, वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट या वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट बोल दो, चाहे किसी भी फोर्स की वजह से हुआ हो, सोर्स की वजह से हुआ हो, तो वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट और बाय ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, अब देखिए ऑन और बाय दोनों ही होगा। अब देखो मैं थोड़ा सा यहां समझाता हूं इस चीज को, थोड़ा सा ये ऑन और ऑफ का आपका कंफ्यूजन होगा ना, तो इसका भी मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूं। देखिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये वर्क डन, ठीक है, वर्क डन हो रहा है। अब वर्क डन किसके द्वारा है, इसको एक बार हम भूल जाते हैं, इस बात को एक बार हम भूल जाते हैं। तो देखिए क्या है, थ्योरम जब कहती है वर्क डन, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहेगी, वर्क डन इज इक्वल्स टू, अब किस कैसे हुआ था वो छोड़ दो, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो वर्क डन है तो वर्क इज इक्वल टू डेल्टा के ई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, यदि वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट होता, बाय ऑब्जेक्ट होगा, तो क्या होगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी तो उसकी बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी तो उसकी बढ़ जाएगी, लेकिन इसकी जो इंटरनल एनर्जी है ना वो घट जाएगी। इसकी इंटरनल एनर्जी के द्वारा ही कोई एक इसके अंदर एक ऐसी इंटरनल एनर्जी होगी, दैट इंटरनल एनर्जी विल इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, उस सिचुएशन में, ठीक है ना। उस सिचुएशन में क्या होगा, टोटल एनर्जी तो उतनी ही रहेगी, लेकिन उसकी कोई एक इंटरनल एनर्जी इस वर्क को, काइनेटिक एनर्जी के चेंज को प्रोड्यूस करेगी। और अगर वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट होगा तब क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, और वो एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन चाहे वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट हो या वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट हो, उससे हमें हमें इस थ्योरम के अंदर आवश्यकता नहीं है। बस हमारे को ये थ्योरम इतना बताती है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, और काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा तो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम आई है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत ही सिंपल थ्योरम है, लेकिन अब आप इसको याद रखिएगा,
ठीक है। साथ ही साथ में मैं आपको एक नोट जो मैंने बता दिया वो ये है, चाहे कोई भी सोर्स ऑफ वर्क हो, एनर्जी के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी हो, चाहे एक्सटर्नल सोर्स हो या इंटरनल सोर्स हो, उससे हमें इस थ्योरम में मतलब नहीं है। यहां तो क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये थ्योरम ये बताती है, ठीक है ना। चेंज याद रखिएगा बात, ठीक है। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा तो हम लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वहां देखो आवश्यकता पड़ेगी, वहां हम क्या करेंगे, जब टोटल एनर्जी कांस्टेंट की बात करेंगे ना, तब हमें क्या होगा, वो कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तब इस सेंटेंस को मैं रिपीट करूंगा कि काइनेटिक एनर्जी तो भैया उसकी वजह से ही होती है, वर्क डन के इक्वली होती है, चाहे सोर्स ऑफ उस पर डिपेंड नहीं करती है, कोई सा भी सोर्स हो, ठीक है। तो वर्क डन की कैलकुलेशन होगी काइनेटिक एनर्जी का टोटल, ठीक हो गया। ये इसी के साथ क्या है, आज का वीडियो हम यहां समाप्त करते हैं, ठीक है। आज पोटेंशियल इसका एनर्जी का बन गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा, डिटेल में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, कितने टाइप्स की होती है, और अभी हमने जो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन मैंने कुछ इंक्रीज किया था, इन द फील्ड ऑफ फोर्स, उसके बारे में बताएंगे। अच्छा, इन द फील्ड ऑफ फोर्स बताने से पहले, पोटेंशियल एनर्जी बताने से पहले मैं आपको कंसेप्ट ऑफ क्या है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो बताऊंगा, क्योंकि जब तक हम कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में नहीं समझेंगे, हम पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट ढंग से नहीं समझ सकते, ठीक है। तो वहाँ हम उसका कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद में रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी समझेंगे, और फिर लास्ट में हम क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को समझेंगे, उसके कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। फिर कह रहा हूँ, अभी तक जितने भी कंसेप्ट बताए हैं उनको ढंग से याद कर लीजिए, ढंग से समझ लीजिए, ठीक है। उसमें स्पेशली क्या था, आज के कंसेप्ट दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा। पहला यह है कि वर्क एनर्जी थ्योरम है, फिर दूसरी बात एक्सटर्नल एनर्जी इंटरनल एनर्जी का मैंने वो बताया, फिर वर्क डन ऑन ऑब्जेक्ट एंड वर्क डन बाय ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, और थर्ड और सबसे लास्ट क्या था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चाहे कहीं से भी हुई हो उससे हम वर्क डन होगा। फिर वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव और कैसा भी हो एनर्जी वहाँ खर्च होगी होगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कोई बताता नहीं है, वो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क इज सेम एज काइनेटिक एनर्जी। मैग्नीट्यूड ऑफ क्या है, दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तब क्या हो जाता है, वर्क स्केलर क्वांटिटी बन जाता है, तो वो एनर्जी ही बन जाता है, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।